मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग बजट रिवीजन थ्रू हमसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उससे को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो 6 नवंबर 2022 का। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव नीति आयोग के। पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव नीति आयोग के पहली स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। सेकंड है, इट वाज नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980। नंबर थर्ड स्टेटमेंट इज इट इंक्लूड 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज which were identified the state pollution control board on the basis of their ambient air quality data। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है तो कौन सा नहीं सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेट्स सी अबाउट द थिंग। देखो, एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए। उनमें से कुछ इस तरीके से प्रमुख है। फॉर एग्जाम्पल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2014 में ही इसको लॉन्च किया गया था अंडर स्वच्छ भारत कैंपेन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन द विसिनिटी एरिया। इसमें जो पोल्यूशन को कवर किया गया PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। तो ये 8 पोल्यूटेंट है शायद। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ 6 कैटेगरी ऑफ एयर क्वालिटी। दीज आर दी 6 कैटेगरी 0 से 50 इन द गुड कंडीशन, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, 101 to 200 मॉडरेट कंडीशन, और पुअर कंडीशन जो है 200 से स्टार्ट हो जाती है और यह 500 तक सीवियर में पहुंच जाती है। ठीक है। और ये जो CPCB है मतलब कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जो है उसके साथ इसको अकम्प्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अदर इनिशिएटिव की बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, सफ़र एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने बता दिया जो स्वच्छ भारत कैंपेन 2014 के साथ इसको लॉन्च किया गया था। नंबर थर्ड, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली NCR रीजन के लिए जो है लॉन्च किया गया, और ये रिकमेंडेशन या फिर ये कह लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तब इसको लॉन्च किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवीन कहाँ पे किए गए? इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल, जो कैंपा एक फंड बनाया गया था वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया, और जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है स्पेसिफिकली फॉर द दिल्ली रीजन तो वो भी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लेकर आया गया जो हम बात करें। नंबर थर्ड है, आर्टिकल 21 को जो है उसी के तहत NGT बनाया गया, तो वो भी रिकमेंडेशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि राइट टू लाइफ मतलब एक अच्छे इन्वायरमेंट में जीना भी एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का सिंबल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर रिड्यूसिंग व्हीकल पॉपुलेशन कई सारी स्कीम भी चलाई गई है, जैसे BS6 व्हीकल जो नॉर्म्स है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है फेम जो स्कीम है उसके तहत जो है पुश दिया जा रहा है। ओड इवन पॉलिसी भी लेकर आई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ द टेम्प्रेरी सोल्यूशन। एंड एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए टर्बो हैप्पीसीडर मशीन भी इंट्रोड्यूस की गई स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। एंड नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी चलाया गया, जिसके अंदर 4 एयर पोल्यूटेंट हर एक लोकेशन पे मॉनिटर किए जाएंगे। SO2 है वो, NO2, PM10 एंड PM2.5। ठीक है। PM2.5 जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ब्लड की स्ट्रीम में घुल जाता है, डेट्स वाई। Okay, so these are the important initiative that are started by the government regarding the air pollution. क्वेश्चन था बेसिकली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में थोड़े से पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसका एम टारगेट ये था कि हमें जो भी हमारा पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना 20 से लेकर 30% ऑफ PM2.5 एंड PM10 जो 2017 एंड 2024 तक का मतलब यहाँ पे टारगेट रखा गया। इम्प्लीमेंटेशन कौन करे? CPCB, और किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है। और ये जो पावर लेते हैं, जो इसके फंक्शन है वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 से ये पावर लेता कौन? CPCB। एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेंटर ऑल्सो प्लान टू स्केल अप देयर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। एटलीस्ट 4000 मॉनिटर किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, जिसमें 101 जो है रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है 102 सिटीज़ के अंदर। तो एक बार ये आप इसको पढ़िएगा। ठीक है। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दोबारा से देखते हैं। लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन इसको रेगुलेट करने की पावर जो है वो CPCB के थ्रू है, लेकिन मिनिस्ट्री किसके अंडर में आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। द प्रोग्राम विल नॉट बी नोटिफाइड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनी अदर इम्प्लीमेंट। तो मतलब ये है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये कवर नहीं होता है, तो डेट्स वाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइट। ओके, व्हाट आर नॉन अटेनमेंट सिटी? यू कैन सी है जो मतलब अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया तो उनको नॉन अटेनमेंट सिटी कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, उन सिटीज़ को नॉन अटेनमेंट सिटी कहा जाता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द
इंडियन हिस्ट्री द उलेगांव मूवमेंट है, ये मैंने शायद कल परसों ही पढ़ाया था, दैट इज रिलेटेड टू द बिरसा मुंडा। और ये जो लड़ाई हुई थी, बिरसा मुंडा को जो धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को जो है झारखंड अपना दिन मनाता है, मतलब जब वो बना था। और इसी को जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसको, कब है ये, 15 नवंबर को। ठीक है, उलगान मूवमेंट पूछा जाए तो ये है आपके बिरसा मुंडा से रिलेटेड। ज्योतिबाई फुले का रिलेशन है सत्यशोधक समाज को क्रिएट करने में 1793 के अंदर ये शायद नहीं 1873 के अंदर ये बनाया गया था। वीर सावरकर की बात करें तो मित्र मेला जो है महाराष्ट्र के इनके द्वारा बनाया गया था। सिद्धू एंड कुन्नू मुर्मू की बात करोगे तो इनका जो संबंध है किस मूवमेंट से, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट द उलगांव मूवमेंट ऑफ 1899। मुंडा इनक्रेज द ट्राइबल टू रिफ्यूज फॉलोइंग कॉलोनियल लॉ एंड ड्राइव आउट द, मतलब ये है कि इनके द्वारा बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी किए गए थे। एंड इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। जो मैंने आपसे पूछा था, जो संथाल मूवमेंट थे 1855 और 56 के टाइम पे सिद्धू एंड कुन्नू इनको लीड करते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ी और मूवमेंट देख लेते हैं जो ट्राइबल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल चुआर मूवमेंट होती है, कहाँ पे चुआर लीडर यहाँ पे इसको लीड करते हैं। डिफेंस ऑफ अथॉरिटी स्प्रेड बाय द फोर्सेस। पहाड़िया की बात करें तो राजमहल हिल के टाइम पे, और जिसमें लीडर थे पहाड़िया सरदार थे। भील की बात करें तो खानदेश द सेवाराम यहाँ पे लीड करते हैं। 1818 के टाइम की ये बात करें, 1820 से लेकर 30 तक सिंघुम एरिया की बात करें, हो लीडर यहाँ पे लीड करते हैं। खोन की बात करें तो उड़ीसा के अंदर चक्रा बिसायर जो लीडर है इनका हुआ करता था। इसमें जो है फोर्सफुल सप्रेशन किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। लेकिन जो खोन रेबिलियन था इसमें जो बलि दी जाती थी ना, उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो डेट इज़ नेगेटिव प्रैक्टिस एक्चुअली। खासिस की बात करें तो मेघालय के अंदर कब की बात है ये, 1829 to 32। तीरथ सिंह एंड बारानिक जो है इसको लीड करते हैं। कोली जो है सह्याद्री गुजरात के अंदर कोली लीडर्स को लीड करते हैं। सिंहपोज की बात करें तो असम के अंदर सिंहपो लीडर्स को लीड करते हैं। कोल्स की बात करें तो 1831 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर प्लेटिव बुद्धो भगत जो है इसको लीड करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोल रेबिलियन। कोयाज की बात करें तो रंपा के टाइम, रंपा रीजन में 1840, 58 और 1922 से लेकर 24 में भी ये जो है रेबिलियन होता है। अलूरी सीतारमन राजू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। रेवेन्यू पॉलिसी को बैन वगैरह फॉरेस्ट का, ये इसका रिजल्ट रहा था। संथाल की बात करें राजमहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सिद्धू एंड कान्हू जो है इस संथाल रिवोल्ट को लीड करते हैं। और ये आउटसाइडर के खिलाफ, जिसको आउटसाइडर को क्या बोलते थे, डीकू है ना, नैकदार। ये जो है बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंचमहल गुजरात के अंदर हुई थी। रूप सिंह और जूरिया भगत जो है इसको लीड करते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, जो कब आया था 2008 में। ग्राम न्यायालय एक्ट की बात करें तो इसमें जो है आर्बिट्रेशन कोई भी सोशल एक्टिविस्ट कर सकता है, पहली बात तो याद रखें। ग्राम न्यायालय एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और विद रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से यहाँ पे पहले परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। और इसमें जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों आ सकते हैं। और यहाँ पे जो आईपीसी, सीआरपीसी या फिर इंडियन पीनल एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। बेसिकली नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे अपना फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रुक जा। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन ओनली हियर सिविल केसेस, नो, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को हियर कर सकते हैं। और यहाँ पे सीआरपीसी, आईपीसी कोई भी जो होता है ना, मतलब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। द एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मेडिटेट और कंसिलेशन, क्या स्टेटमेंट से, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट। नोट करेक्ट पूछा जा रहा है। द ग्राम न्यायालय आर प्रेसाइडेड और बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ग्राम न्यायालय जो है हेड किया जाता है न्यायाधिकारी के द्वारा, लेकिन उसकी जो पोस्ट है वो पहुँच जाता है, तो उसकी जो पोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। द ग्राम न्यायालय हैव जुडिक्शन ओवर एन एरिया स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, नो, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे जुडिक्शन इसकी इस्टेब्लिश करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। प्लस जो रिकमेंडेशन ली जाती है वो हाई कोर्ट से ली जाती है। नंबर थर्ड देखते हैं। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है शेड्यूल में, मतलब कौन कौन से मैटर ग्राम न्यायालय के जुडिक्शन के अंडर आते हैं, तो वो नोटिफाई कर सकता है सेंटर भी और स्टेट भी। क्या स्टेटमेंट सही, तो दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, थर्ड आर करेक्ट, राइट। एक बार इसको पढ़िएगा, सेम ही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1944 के अंदर ये साइन होता है। पोलैंड वहाँ पे नहीं पहुँचता है। 50 मेंबर के साथ जब साइन कर दिया गया था तब ये बन जाता है। शायद 1945 की हम बात करें ना, यस, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को पोलियो डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा।
और एनीवे, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन और विल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, ये सही है। यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन क्या होते हैं, वो मोशन जिसको हम वोट करवाते हैं, तो उनको हम रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आर फॉर्मल एक्सप्रेशन और ओपिनियन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गन की ओपिनियन को बताता है, ये सही है बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आर नॉन बाइंडिंग एंड जनरली रिकमेंडेटरी इन नेचर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, सरबोसी करके है शायद, वो हमारी कंट्री के विजिट पे भी हुआ करते थे। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको बुलाया था। रीज़न यही है कि जो अभी हमारे सामने मुद्दे उनके ऊपर डिस्कस किया जा सके। शायद परहैप्स जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कोविड-19 का क्राइसिस के बाद जो भी सिचुएशन रही है, थर्ड माइट बी द G20 की मीटिंग के उपलक्ष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो लाइक डैट। और याद रखिए, जब G20 की मीटिंग होती है तो IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वो मतलब आते ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी। ये है क्या? बेसिकली होता क्या कि जब GST काउंसिल बनाई गई थी, तो GST काउंसिल के बारे में पहले हम जानते हैं। जब बनाई गई थी तो क्या होता है कि जब रेट को गिरा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो वो प्रॉफिट जो है, जो वो प्रॉफिट है रेट गिरने के बाद जो प्रॉफिट है शॉपकीपर कंज्यूमर को नहीं पहुंचाते, तो उनको चेक करने के लिए एक नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। GST एक्ट कब आया था? 2017 में। तो 2017 के अंदर ही इसको बनाया गया था। मेन एम ये है कि प्रॉफिट जो भी दिया जाता है सरकार के द्वारा शॉपकीपर को, वो कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए, ये इसका काम है। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 2017 में इसको बनाया गया था GST काउंसिल एक्ट के थ्रू। इट कैन टेक सो मोट एक्शन एंड इवन विदाउट द कंप्लेंट फ्रॉम सिटीजन, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन GST के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओके देखो, GST जो है 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एक्ट पूछा जाए तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और 2017 की हम ये बात कर रहे हैं। और 1 जुलाई से जो है GST डे भी मना रहे हैं, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके अंदर जो है आर्टिकल 279 के तहत GST काउंसिल को ऐड किया गया था, और इसको जो है हाफ ऑफ द स्टेट के साथ रेटिफाइड भी किया गया था। लेट्स सी, इट इज़ द फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, इट विल अप्रूव ऑल डिसीजन रिलेटेड टैक्सेशन इन द कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ 29 हो चुके हैं, अभी 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी। सेंटर का जो शेयर है 1/3 है वोटिंग राइट, और स्टेट का जो है 2/3 शेयर ऑफ वोटिंग राइट है। डिसीजन जो है मेजोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे लिया जाता है। सपोर्टिंग लॉ इम्प्लीमेंट टू GST, फॉर एग्जांपल इसमें 3 लॉ है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज बिल ऑफ 2017 इंटीग्रेटेड भी है, और स्टेट का अपना भी एक टैक्स। ओके, तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, तो मैंने शायद इसका वर्क आपको बता दिया हो। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में आता है। क्यों? जो MRTP एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर कंपटीशन को इन्हांस करने के लिए हमारी कंट्री के मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल सके, फेयर प्ले हो हमारी कंट्री के अंदर, उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 2002 के अंदर, और इसका मेन एम ये कंपटीशन को बनाए रखना। एनीवे, इट इज़ द चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया, तो गैस स्टेटमेंट सही, डेट इज़ करेक्ट है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये अपनी जो पावर लेते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर से लेते हैं। C फॉर कंपटीशन एंड C फॉर कॉमर्स, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सबसे पहली बात तो यहाँ पे CH4 की बात करें। देखो, नेचुरल गैस कौन सी होती है? CH4, ठीक है। और CNG के अंदर कौन सी कैटेगरी होती है? तो बुटेन होती है, जहाँ पे अच्छा, तो CH4 यहाँ पे होती है, ठीक है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये कहाँ से निकलती है? तो जो हमारे एनिमल होते हैं, जो उनका रूमिनेंट होता है ना, जहाँ पे वो मतलब जुगाली करते हैं, तो वहाँ से भी CH4 निकलती है। जो पैडी के फील्ड होते हैं वहाँ से भी CH4 को एमिट किया जाता है। और जितने भी हमारे परमाफ्रोस्ट वाले रीजन हैं, वहाँ पे जो आइस है उसके नीचे भी CH4 दबी हुई है, उसी को ही हम मीथेन हाइड्रेटेड कहते हैं, मीथेन हाइड्रेट। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ओडरलेस है, कलरलेस है, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन कोरेसिव गैस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो फर्स्ट ए सही है। LNG जो एक कलरलेस, कलरलेस है, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरेसिव गैस है। LNG जो एक मीथेन है, मीथेन मिक्स्ड विद इथेन, क्लींस इम्प्योरिटीज, और इसका जो वॉल्यूम होता है 16 कम हो जाता है ना। और ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। FATF की बात करते हैं। FATF के बारे में पहले मैंने आपको बताया, इसमें जो है 2 लिस्ट होती है, एक तो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। जो कंसर्न की कैटेगरी में जो मतलब वहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह होती है, तो उन कंट्री ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और सेकंड है ब्लैक लिस्ट, उनको बैन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे करेक्टिव मेजर
के तौर पे FATF काम करती है। FATF की स्थापना 1989 G7 कंट्री के द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट इज करेक्ट। 2001 के अंदर टेरर फाइनेंसिंग इसमें ऐड किया गया था, क्या स्टेटमेंट सही, तो डेट इज़ करेक्ट। अगर आंसर की बात करोगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। जो FATF है 1989 में इसकी स्थापना होती है, G7 के द्वारा इसको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कॉम्बैट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एंड मेंटेन सर्टेन इंटरेस्ट और टेरर फाइनेंसिंग, और बाद में इसको 2001 में इसको ऐड कर दिया गया था टेरर फाइनेंसिंग को भी। उसके साथ आपको याद रखना है कि जो FATF है ना, ये खुद कोई मेजर नहीं लेते हैं। बेसिकली ये जो अदर कंपनीज़ है ना, इनके रिकमेंडेशन को सुनती है और उसी के बेसिस पे ये जो है मतलब कंपनी जो है फैसला लेती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक लिस्ट की बात करें, 3 कंट्री ईरान है, रशिया है और नॉर्थ कोरिया है। ग्रे लिस्ट में कई सारी कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी यहाँ से बाहर निकला और नेपाल को ऐड किया गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास 2022 एक आर्मी एक्सरसाइज है, तो ये किस कंट्री के साथ करते हैं, तो USA के साथ करते हैं। तो याद रखिएगा USA कई कारणों की वजह से न्यूज़ में था, मैं बताती हूँ थोड़ा। ओके, देखो जो USA है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अरुणा मिलर है, वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जो भी इलेक्ट की गई है LG ऑफ मैरीलैंड जोन का एक स्टेट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बोर्न श्रीशला बांदला बिकम द 3rd इंडियन अमेरिकन टू फ्लाई इनटू स्पेस। तो सेकंड पॉइंट ये है। आंग मे योंग एक चाइनीस अमेरिकन मूवी स्टार है हॉलीवुड के अंदर, उनको जो फर्स्ट एशियन अफ्रीकन बनी है जिसको US करेंसी के अंदर फीचर किया गया है। और रिसेंटली हरिकेन लैन जो है US जो है फ्लोरिडा को हट किया। और बोम्बो जेनेसिस भी पूछा जाए, बॉम्ब साइक्लोन कहाँ पे आते हैं, तो ये यहीं पे आते हैं, तो कनाडा और USA की बॉर्डर लाइन पे। इंडियन USA के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की गई 18th एडिशन, दैट इज नथिंग बट युद्ध अभ्यास, कहाँ पे, ओली उत्तराखंड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन USA ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार भी की गई है 2022, मतलब वज्र प्रहार भी करते हैं, कोप भी करते हैं, टाइगर ट्रम्प करते हैं, मालाबार भी करते हैं। 13th एडिशन कंक्लूडेड एट हिमाचल बकलोल, मतलब ये है वज्र प्रहार कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बकलोल के अंदर। ओके, अदर इंडो US एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल टाइगर ट्रम्प है बिटवीन आर्म फोर्सेज, वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, मालाबार एक्सरसाइज है जो इसमें इंडिया USA जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी होते हैं। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन हियर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।